हेलो दोस्तों, पशु परीक्षर और अन्य राजस्थान की बोर्ड की जितनी भी एग्ज़ाम है उसमें विज्ञान विषय से संबंधित हमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवा रहा हूँ। आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है मानव शरीर और उसके अंगतंत्र, उसमें हम कल एक सेशन पूरा हो चुका है, अब सेकंड सेशन है। उसका पहला क्वेश्चन है, एक पेश या डायफ्राम जो मानव नेत्र में पुतले के साइज को नियंत्रित करता है। तो पुतले के साइज को कौन सा नियंत्रित करता है? परितरिका। क्या करता है? परितरिका। नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पे कुछ परिभाषाओं को ध्यान रखना है। इसलिए जो लेंस है, ये क्रिस्टल लेंस क्या होता है? क्रिस्टल लेंस केवल विभिन्न दूरी पर की वस्तु को दृष्टिगत पर फोकसित करने के लिए आवश्यक दूरी में उत्कर्ष समायोजन करता है। और ये कैसा होता है? ये होता है उत्तल लेंस। कैसा लेंस होता है? ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल, याद रखना, ये उत्तल लेंस होता है। आगे देखो, कॉर्निया के पीछे परितरिका होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस पॉइंट की हम बात करते हैं। ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, इस पॉइंट की बात करते हैं। कॉर्निया के पीछे परितरिका होती है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो पुतली बहुत छोटी होती है। ये जो परितरिका ये क्या करती है? पर आने वाले प्रकाश है उसकी मात्रा को कंट्रोल करती है। ये अपनी समायोजन क्षमता के आधार पर है। ये क्या करती है? तेज प्रकाश में तो थोड़ी सिकुड़ जाती है और मंद प्रकाश में फैल जाती है और हमें सही तरीके से दिखाई देता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी आगे बात करें तो इस पॉइंट की बात करें, नेत्रदान में आंख के कॉर्निया भाग का ही दान किया जाता है। ये जो कॉर्निया दिखाई दे रहा है ना, ये जो आगे की लाइन कॉर्निया है, इस कॉर्निया को क्या करते हैं? आंखों में जो दान किया जाता है तब कॉर्निया यूज करते हैं। इसके आगे बात करें तो इस पॉइंट को आप देखो, क्रिस्टल लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को दृष्टिपटल पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में उत्कृष्ट समायोजन करता है। क्रिस्टल जो लेंस है, क्रिस्टल लेंस क्या करता है? देखो, ये जो लेंस है, ये जो दृष्टिपटल है, दृष्टिपटल, ये जो दृष्टिपटल है और दृष्टिपटल के जस्ट आगे क्या है? रेटिना है। एक प्रकार का पर्दा है जहाँ हमें आंखों के द्वारा किसी वस्तु का जो इमेज प्राप्त होती है वो इस रेटिना के ऊपर अंतिम इमेज प्राप्त होती है। तो अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, हमारे क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। मायोफिया से ग्रसित व्यक्ति निम्न में से क्या नहीं कर सकता? मायोफिया, मायोफिया क्या है? दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि। मायोफिया जो रोग है वो है निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि का मतलब है दूर की वस्तु को साफ दिखाई नहीं देना। स्वस्थ इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा जो दूर की वस्तु है उसको साफ नहीं दिखाई देना, निकट दृष्टि, या इसको क्या कहते हैं? मायोफिया कहते हैं। और इसका इलाज किसके द्वारा होता है? अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस है वो लगाकर इसका क्या करते हैं? इलाज करते हैं। अब देखो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है, पास की वस्तु को साफ दिखाई देना, नहीं। उच्च आवृत्ति की आवाज़ सुनाई देना, नहीं। दूर की वस्तु को साफ देख पाना, नहीं। निम्न आवृत्ति की आवाज़ सुनाई देना, नहीं। ये पहला जो ए नंबर है ना, पहला, पास की वस्तु को साफ दिखाई देना, पास की वस्तु को साफ दिखाई देती है, लेकिन मायोफिया से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। और ये पर्सन ने, सॉरी एक सेकेंड, पर्सन ने क्या कहा है? क्या नहीं कर सकता? मायोफिया से ग्रसित जो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, मायोफिया से ग्रसित व्यक्ति है वो दूर की जो वस्तु है उसको साफ नहीं दे सकता। दूर की जो वस्तु है उसको साफ देख पाना, ये उसकी क्षमता से क्या है? बाहर है। आप क्वेश्चन के हिसाब आपको आंसर देना, ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। अब देखो, हमने ऊपर पढ़ा था निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या कह रहे हैं? मायोफिया। मायोफिया। अब हम पढ़ रहे हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या है? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। इसको क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोफिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोफिया। मानव शरीर में, थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर में दूरदर्शी दोषों को हाइपरमेट्रोफिया कहा जाता है। इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है। ये बात भी याद रखनी है। देखो, एक तो होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूरदृष्टि दोष। तो देखो, आप इन दोनों जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देता हूँ मैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है आपको दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, निकट की साफ दिखाई देती है। और दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है आपको निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। इंग्लिश में इस निकट को कहते हैं मायोफिया। क्या कहते हैं? मायोफिया। और दूर को कहते हैं हाइपरमेट्रोफिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोफिया। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस काम में लेता है इसके रोग का निदान के लिए, और दूर दृष्टि दोष में किसका काम में लेता है? उत्तल लेंस को काम में लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। मानव चक्षु में केवल एक विशेष रंजक होता है। मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंख के चक्षु नीली या काली होगी। वह रंजक निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, ये बताना हमें कि देखो, आंखों का रंग है, आंखें भू नीली या काली होगी, रंग है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? वो रंजक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? एक रंजक होता है जिसके द्वारा हमारी आंख कभी नीली या लाल या काली दिखाई देती है, वो है रल। ठीक है, इस रक्त पटल की व्याख्या करें तो रक्त पटल का दूसरा नाम क्या है? क्रोइड। क्या है? क्रोइड है। कोमल संयोजी उत्तक का बना अपेक्षाकृत पतला मध्यस्तर होता है। इसमें रुधिर कोशिकाओं का घना जाल, कुछ तंतुता, अनेक रंगायुक्त शाखावंतित कोशिकाएं होती है। रंग पदार्थ काला, भूरा या नीला मेलालिन होता है, जिससे यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली कैसी है। तो आंखों का कलर, आंखों का नीला, पीला या काला होना किसके द्वारा? क्रोइड के द्वारा। किसके द्वारा? क्रोइड के द्वारा। क्रोइड अर्थात रक्तपटल के द्वारा होता है। सबसे अधिक अपतनांक वाला आंख कौन सा है?
सबसे डी का अपर्तनांक किसका होता है? लेंस का होता है। किसका होता है? लेंस का होता है। जो लेंस होता है उसका क्या होता है? अपर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। इसमें आपको व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। किस नेत्र रोग में द्विअवतल लेंसों का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस होगा, द्विअवतल होते अवतल कौन से रोग में काम होता है? अवतल लेंस आपको बताया था अभी, द्विअवतल या अवतल निकट दृष्टि दोष में। किसमें? निकट दृष्टि। ऑप्शन नंबर 2 हमारा से हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो ये देखो, ये तो व्याख्या यहाँ आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो इसको आराम से देख लो, मैंने आपको समझा दिया पूरा। निकट दृष्टि दोष है, उसे मायोपिया कहते हैं। इसमें निकट की वस्तु साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। और उपचार क्या है? अवतल लेंस है। दूरदृष्टि दोष है, इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोफिया। इसका जो उपचार है वो उत्तल लेंस है। इसके बाद में तीसरा जो है, तीसरा जरा दृष्टि दोष, ये उम्र के साथ में होता है। वृद्धावस्था में मांसपेशियों के लचीली होने के कारण रोगी को दूर व पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उपचार क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस में क्या होता है? देखो, जैसे कांच की जो गिलास है, किसी चश्मा का गिलास है, वो अगर मान लो इस प्रकार का है, उसका जो नीचे का गिलास है वो गिलास कैसा होता है? उत्तल प्रकार का। कैसा होता है? उत्तल प्रकार का। और जो ऊपर का गिलास है वो कहता है अवतल का। इस प्रकार के द्विफोक्सी, दो अलग प्रकार, दो एक ही गिलास के अंदर, एक ही चश्मे के अंदर दो गिलास आपको मिलेंगे, वो जरा दृष्टि दोष में। तीसरा है वर्णांतता। यह एक अनुवांशिक बीमारी का, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुवांशिक बीमारी कौन सी है? वर्णांतता। तो ये कैसी अनुवांशिक बीमारी? मनुष्य में दृष्टि सामान्य रहती है, लेकिन दृष्टि सामान्य को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रंग हरा और लाल, देखो रेड और ग्रीन याद रखना, रेड और ग्रीन जो है उसमें क्या विभेद नहीं कर सकता, हरा और लाल में विभेद नहीं कर सकता। इसके नेक्स्ट आगे देखिए, रतौंधी। रतौंधी क्या? विटामिन ए की कमी से रात को दिखाई नहीं देना, रतौंधी होता है। ग्लूकोमा क्या? आंख के लेंस में द्रव्य का प्रवाह रुकना, आंख में सूजन आना, प्रकाशीय तंत्र का नष्ट होना आदि इस रोग के लक्षण ग्लूकोमा। इसमें व्यक्ति के अंधे होने का डर रहता है। ग्लूकोमा की कमी से क्या होता है? इस ग्लूकोमा से क्या होता है? ये ग्लूकोमा एक रोग है, इसमें क्या व्यक्ति अंधा हो सकता है, और जो नेचुरल प्रकार की जो फिनोमेना है उसके द्वारा क्या है, हमारी आंखें खराब हो सकती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत और गुर्दा। तो लीवर है, यकृत है, वो क्या है? सबसे बड़ा हमारे जो शरीर का क्या है? सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है मानव आंतरिक अंग यकृत है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट? देखो, कड़वाहट की जब भी बात की जाएगी तो जो जीभ है, जीभ का जो पिछला भाग है, पिछला भाग है ना, पिछला भाग, वो पिछला भाग किसको होता है? कड़वाहट को। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो, मनुष्य की जीभ के पिछले पश्च भाग में क्या कड़वाहट की संवेदना होती है, जबकि जीभ के अग्र भाग में मीठा। जैसे मान लो ये एक जीभ है, इसी जीभ की बात करें तो पीछे क्या? कड़वाहट, कड़वाहट, आगे क्या? मीठापन, आगे क्या? मीठापन। और पार्श्व किनारे, पार्श्व जो किनारे वहाँ खट्टापन। तो पार्श्व किनारे हैं, ये जो किनारे हैं यहाँ पे खट्टापन, खट्टापन और खट्टापन। इसके अलावा बात करें तो अग्र छोर और किनारे पर नमकीन। अग्र छोर आगे के जो किनारे हैं, इस किनारे पे क्या है? नमकीन। क्या है? नमकीन। नमकीन स्वाद है, संवेदनाएं होती है। नेक्स्ट आगे देखो, एपिग्लोटिक्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? एपिग्लोटिक्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? भोजन को श्वास लेने में प्रवेश करने से रोकना। भोजन है उसको श्वास नली में प्रवेश करने से रोकना एपिग्लोटिक्स का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायु के अंदर श्वास लेना क्या कहलाता है? वायु के अंदर श्वास लेना क्या कहलाता है? निश्वास। क्या कहलाता है? निश्वास। एक होता है उच्छ्वास। उच्छ्वास वायु, देखो वायु को अंदर लेना क्या? निश्वास। और वायु को बाहर छोड़ना क्या? उच्छ्वास। ये आप याद आएगा। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, इस व्याख्या में आपको सारी चीज़ हो जाएगा। निश्वसन, निवसन इस इंस्पिरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन में वायु ग्रहण की जाती है, वायु फेफड़ों में भर जाती है, तथा उच्छ्वसन एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन है, इसमें फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। एक तो निश्वासन, एक उच्छ्वासन। निश्वासन में श्वास जो वायु है ग्रहण की जाती है शरीर में, और उच्छ्वासन में जो वायु है वो बाहर निकाली जाती है। दोनों चीज ध्यान रखना है। निश्वासन में डायफ्राम की पेशियों में शीतलन होने के कारण फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, फलत वायु श्वसन क्रिया द्वारा बाहर आ जाती है। मानव द्वारा श्वास लेने की क्रिया 5 सेकंड में और 2 सेकंड के निश्वासन और 3 सेकंड के उच्छ्वासन में पूरी होती है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मानव के द्वारा सांस लेने की जो प्रक्रिया कितने द्वारा होती है? 5 सेकंड में पूरी होती है। उसमें 2 सेकंड तो निश्वास में, 2 सेकंड तो श्वास लेता है, और 3 सेकंड में वो बाहर फेंक देता है। तो पूरा 5 सेकंड लगता है श्वास एक पूरे चक्कर में। उसमें 2 सेकंड श्वास निश्वासन की क्रिया होती है, श्वास ग्रहण करता है, और 3 सेकंड में श्वास को बाहर फेंकना अर्थात उच्छ्वासन की क्रिया करता है। आगे देखो, मनुष्य का श्वसन तंत्र कई अंगों से बना होता है। इस प्रकार अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा फुफ्फुस होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन के 2 प्रकार के वायवीय तथा अवायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में नियोजित होते हैं। देखो, श्वसन है 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक अवायवीय श्वसन और एक वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन होता है वहाँ ऊर्जा कितनी बनती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती नहीं, वहाँ पे 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो वायवीय होता है वहाँ कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है? 38 एटीपी बनती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को देखो, जोड़ा सुमिलित कौन सा बताना है? आमाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है क्या? कुपिका श्वसन से संबंधित है क्या? एरक्ता अधिक मात्रा में ग्लोबिन से संबंधित है क्या? नीय हृदय से संबंधित है क्या? तो कुपिका किससे संबंधित है? कुपिका संबंधित है, श्वसन से संबंधित है। और श्वसन पथ है, ये आपको रेंज भी ध्यान रखनी है। वायु किसके द्वारा? नासिका छिद्र, नासिका छिद्र के द्वारा मुख के द्वारा मुख गुहा हो गया, फेनिक्स के द्वारा कंठ द्वारा स्वर यंत्र, स्वर यंत्र श्वास नली किसके द्वारा?
फेफड़ों में। मनुष्य में श्वसन दर क्या है? श्वसन दर है वो है 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट क्या होती है? श्वसन दर होती है क्या? ये होती है हार्ट रेट। क्या होती है? हार्ट रेट। हार्ट रेट 72 प्रति मिनट होती है, लेकिन श्वसन दर क्या होती है? 17 से लेके 19। और यदि यही बात है औसत के लिए आ जाए, औसत श्वसन दर कितनी होती है? वो होती है 16। क्या होती है? 16। और यदि इस श्वसन दर को हम बच्चे के लिए बात करें, नवजात बच्चे के लिए, तो होती है 44 प्रति मिनट। नेक्स्ट, एक सामान्य व्यक्ति एक मिनट में औसत कितनी बार श्वसन लेता है? ये भी मैंने बताया आपको 16 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी छोड़ी हुई श्वास की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये होती है 4%। कितनी होती है? 4%। जो हमारे एक बार श्वास है छोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। निम्नलिखित में कौन सा अंग द्वितीय? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्वितीय अंग कौन सा है? वो द्वितीय अंग है नासिका। नासिका प्रथम है, नासाग्राही प्रथम है, स्वरयंत्र प्रथम है। तो मुख क्या है? द्वितीय श्वसन अंग है। मुख क्या है? हमारा द्वितीय श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंड कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो श्वसन के लिए निम्न में से मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन होता है? श्वसन के लिए मुख्य रूप से डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम होता है। ये क्या होता है? उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्वियोलाई में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सल की उपकला। सल की उपकला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुख श्वसन तंत्र में किस अंग के तौर पर कार्य करता है? ये करता है द्वितीयक अंग के तौर पर। अभी आया ये क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? श्वसन है ऊष्माक्षेपी। श्वसन से हमें क्या है? ऊष्मा का त्याग करते हैं, इसलिए कैसी है ये? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? किब्स चक्कर। किब्स चक्कर या इसे वायुव्य भी कह सकते हैं, वायुव्य चक्कर भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला चक्कर क्या कहलाता है? किब्स चक्कर कहलाता है। और ऑक्सीजन की अलग उपस्थिति में या नगण्य उपस्थिति में क्या कहलाता है? अवायुव्य श्वसन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? पाचन और श्वसन नलियां क्रॉस करती है ग्रसनी के अंदर। क्या करती है? ग्रसनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भोजन को निगलते समय कौन सा भाग इसे श्वास नाल में जाने से रोकता है? ये रोकता है एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स है ना, ये रोकता है। आगे के क्वेश्चन की चर्चा करें तो एक सेकेंड, इसको क्या सम्मिलित करना है? तंत्रिका तंत्र विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है। ये इसको मैच करने देखो, तंत्रिका तंत्र है, ये तंत्रिका तंत्र है, ये बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र है, ये बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क, पहले में चार यहाँ पे हैं और यहाँ पे है, ये ऑप्शन कट जाएगा। आगे आओ, संयोजी तंत्र विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है। संयोजी तंत्र है ये विभिन्न ऊतकों को, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। नेक्स्ट आगे आओ, कंकाल तंत्र क्या करता है? परिचालन में सहायता करता है। क्या करता है? परिचालन में सहायता। दो इसमें भी 2 है। तो नेक्स्ट में आ गया हो, श्वसन तंत्र क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है क्या? नहीं, गैसों का आदान प्रदान नहीं करता। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसमें 5 नंबर इसमें है लास्ट वाले में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मानक ध्वनि स्तर क्या होता है? मानक ध्वनि स्तर होता है 60 डेसिबल। 60 डेसिबल क्या होता है? 60 dB 60 डेसिबल क्या होता है? मानक ध्वनि स्तर का। इस स्तर पर तक मनुष्य एक दूसरे से बातें कर सकता है। और अन्य की बात करें तो देखो, ये पूरी लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। 1 डेसिबल क्या होती है? मंद, एकदम सर्वाधिक मंद तीक्ष्णतम सुनने की जो ध्वनि होती है वो 1 डेसिबल होती है। 10 डेसिबल क्या होती है? मनुष्य की जो सांस लेने पर जो उत्पन्न ध्वनि होती है वो 10 डेसिबल होती है। 20 डेसिबल क्या होती है? वो होती है अति शांत जो स्थान है, शांत स्थान की ध्वनि कहते हैं, 20 डेसिबल होती है। और 30 डेसिबल क्या होती है? 30 डेसिबल होती है मनुष्य की फुसफुसाहट, जो धीरे धीरे बात करते हैं फुसफुसाहट होती है, वो 30 डेसिबल होती है। 50 से 55 डेसिबल क्या होती है? नींद में खलन डालने वाली ध्वनि। और 60 से सामान्य बातचीत कितने? 60 डेसिबल सामान्य बातचीत होती है। और 90 से 95 कितने क्या होती है? नाड़ी तंत्र है ना, उसमें पुनः ठीक नहीं किए जाने परिवर्तन होने लगता है। मतलब कहने की बात है कि 90 से 95 पे मानव में कोई न कोई विकार उत्पन्न हो जाएगा, 150 डेसिबल क्या होता है? 150 डेसिबल में हवाई पट्टी से उड़ते समय जेट विमान से उत्पन्न शोर, हवाई जो पट्टी है उससे अगर कोई विमान उड़े तो वो ध्वनि जो उत्पन्न करता है वो 150 डेसिबल होती है। 150 से 156 क्या होती है? ध्वनि प्राणघातक हो जाती है।
150 के बाद में 150 या 150 के बाद में ध्वनि का होना, ध्वनि के शोर का होना मनुष्य की मौत का कारण बन सकता है। 180 से 195 ये जो रॉकेट इंजन है उससे जो उत्पन्न शोर होता है वो 180 से 195 है। तो 150 के बाद में जितनी भी ध्वनि है वो सब प्राणघातक होती है मनुष्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो जब दो लोग आपस में बात करते हो तब कितनी डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? वो होती है 30 डेसिबल। अभी आपको क्वेश्चन करवाया, आपको बताया आपको ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से दिखाई दे? ये होनी चाहिए 17 मीटर। 17 मीटर। इसको क्या करता है? सुमिलित करना है। ठीक है, इसको सुमिलित करना है। ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट जो बोन है वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है स्टर्नम में। ब्रेस्ट बोन किस में पाई जाती है? स्टर्नम में। कॉलर बोन किस में पाई जाती है? कॉलर बोन पाई जाती है क्लेविकल में। नी कैप किस में? पटेला में। नी कैप किस में पाई जाती है? पटेला में। जो अस्थि है, जो नी कैप है वो किस में पाई जाती है? पटेला में। शोल्डर ब्लेड किस में पाई जाती है? स्केपुला में। स्केपुला में। नेक्स्ट देखो, टूटी हड्डियों की सही स्थिति किसके द्वारा ज्ञात होती है? तो अगर कोई किसी की हड्डी टूट जाए तो हम क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाओ। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि क्या होती है? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है उरु अस्थि। इस उरु अस्थि को क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। इस मानव जो अस्थि है सबसे लंबी अस्थि कहते हैं फीमर होती है, उरु अस्थि होती है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो मानव के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206। और अगर नवजात शिशु की बात करें तो कितनी होती है? 280 या फिर 300, दोनों ही ऑप्शन आ सकता है। 280 है तो 280 करें, 280 नहीं है तो 300 भी ऑप्शन आ सकता है। कितनी होती? देखो ये अभी क्वेश्चन आ गया, नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां होती है? 280। अगर ऑप्शन मिले तो 280 करना आपको, अगर 280 नहीं हो तो 300 करना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, इस क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? अभी बताया आपको, फीमर उरु अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। स्टेपीज क्या होती है? स्टेपीज ये किस में होती है? कान में। किस में होती है? कान में। और फीमर कहाँ होती है? जो हमारे पैर की जांग होती है ना, जांग में जो सबसे बड़ी हड्डी ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? हमारे शरीर में 656 मांसपेशियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा पदार्थ है, हम निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? इनेमल दंत वलक, जो हमारे दांतों के ऊपर होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़ क्या होती है? तीसरी दाढ़ होती है। अक्कल दाढ़ क्या होती है? तीसरी दाढ़ होती है। वह दाढ़ जो दांतों के आखिर में निकलती है। और अधिकतर लोगों में कितनी अक्कल दाढ़ होती है? 4 अक्कल दाढ़ होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कान की कितनी हड्डी होती है? कान में देखो 3 हड्डियां पाई जाती है। एक हड्डी मेलियस इनकस, एक तो मेलियस, एक इनकस, एक स्टेपीज। 3 हड्डियां पाई जाती है कान में, एक तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज। तो ये 3, एक कान में 3 है तो दोनों कानों में मिला कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? जबड़े में। क्या कहाँ होती है? जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लार की प्रकृति कैसी होती है? लार की प्रकृति होती है अम्लीय। और लार की पीएच क्या होती है? पीएच मान होता है 6.8, इसलिए क्या होती है? अम्लीय होती है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो लार में किसके पाचन में सहयोग करती है? लार किसके पाचन में सहयोग करती है? ये करती है स्टार्च। किसके पाचन में करती है? स्टार्च के पाचन में। आगे हम बात करें तो कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? एंजाइम है वो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। वो करता है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना। प्रोटीन उसको क्या करता है? एमिनो अम्ल में बदलता है। उसका कार्य कौन करता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कार्य करता है। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? अगर अग्नाशय उसमें खराबी हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त रस का श्रावण करता है? पित्त रस का श्रावण यकृत, लीवर है वो करता है, लेकिन पित्त रस का जो संचय है, संचय या ग्रहण या इसका कलेक्शन क्या कहाँ करता है? मतलब ये जाके कहाँ रहता है? वो पित्ताशय में रहता है।
निम्न निम्न अंगों में से पित्त का संचय, ग्रहण या पित्त का संचय जो भंडारण होता है वो कौन करता है? पिता से, आपको अभी बताया गया है। और इसका श्रवण किस किस स्त्रावण में एंजाइम होते हैं? तो लार ग्रंथि है ना, लार ग्रंथि है, उसमें क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है? तो पाचक रस कौन सा नहीं बनाता है? अमाशय, यकृत, अग्नाशय तीनों बनाते हैं, लेकिन कौन कौन नहीं बनाता है? मूत्र से नहीं बनाता है। कौन नहीं बनाता है? मूत्र से नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? अमाइलेज। कौन सा है? अमाइलेज। ऑप्शन नंबर हमारा 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको ये टेबल से करवाऊँ तो देखो, मुंह में लार, जो लार क्या होती है? मुंह में होती है। इसका माध्यम कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है इसका माध्यम? है अम्लीय होता है। pH 6.8 होती है। और इसमें जो एंजाइम टाइलिन या अमीलेज कहते हैं, इसे टाइलिन अमीलेज कहते हैं। और इसका कार्य क्या है? जो स्टार्च होती है ना, स्टार्च का विलय विलय स्टार्च ना, स्टार्च इसका क्या पाचन का कार्य किसका होता है? लार का होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अमाशय, अमाशय में पाचक द्रव्य क्या है? अमाशय रस है, जठर रस है। ठीक है, जठर रस अमाशय में। और इसकी प्रकृति भी अम्लीय होती है। 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, उसके अलावा एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एक तो रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। अमाशय में रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। और एक HCl है जो है वो स्रावित होता है। इसका कार्य क्या है? देखो, रेनिन का कार्य क्या है? रेनिन का कार्य है केसिनोजिन का केसिन में परिवर्तन, रेनिन का कार्य। पेप्सिन का प्रोटीन का पेप्टोन में परिवर्तन। लाइपेज का है वसा का जल में अपघटन, वसा है उसका जल में अपघटन लाइपेज का। और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, इसका रोगाणु को नष्ट करना, रोगाणु को नष्ट करना। फिर है एक पक्वास्य यकृत, जो लीवर है इसका जो पाचक द्रव्य क्या है? वो है पित्त है। पित्त क्या है? पित्त है। इसका माध्यम कैसा? क्षारीय है। एंजाइम इसमें होता है क्या? कोई एंजाइम नहीं होता है। इसका कार्य क्या होता है? जो पित्त है, पित्त के द्वारा क्या कार्य होता है? अग्नाशय एंजाइमों की जो क्रिया में मदद करना और वसा को अम्लीकृत करना। ठीक है, अग्नाशय है, अग्नाशय द्रव्य, मतलब इसमें अग्नाशय द्रव्य है, बहुत सारे होते हैं। देखो अभी अब आ जाएगा आगे। क्षारीय प्रकृति होती है। देखो, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, 3 प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना आपको, लाइपेज है ना, लाइपेज एक तो अग्नाशय भी करता है, एक कौन करता है? ये जठर ग्रंथि करती है। जठर ग्रंथि है ना, ये भी क्या करती है? लाइपेज का उत्पादन करती है। ध्यान रखना, एक तो लाइपेज जठर ग्रंथि करती है, एक अग्नाशय करता है। इसका कार्य क्या है? ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन और पेप्टोन का पॉलीपेप्टाइड अम्लों में बनना। एमाइलेज का है सभी शर्कराओं और स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन। लाइपेज का क्या है? वसा और ग्लिसरॉल और वसा में परिवर्तन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। छोटी आंत के अंतरस से स्रावित किया जाता है। क्षारीय प्रकृति होती है। कौन कौन से होते हैं? माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और इरेप्सिन। एक माल्टोज, सुक्रेस, लैक्टेज और इरेप्सिन। और इनके कार्य क्या है? माल्टेज है, ये माल्टोज का पाचन करती है। सुक्रेस है, ये सुक्रोज का पाचन करती है। लैक्टोज है, लैक्टोज का पाचन करती है। और इरेप्सिन है, ये प्रोटीन का पाचन करती है। तो हम हमारे क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी आपको बताया था, पाचक रस में HCl पाया जाता है, जो रोगाणु को क्या करता है? नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भोजन प्राय किसमें पचता है? भोजन का 70-80% भाग है छोटी आंत में पकता है। यहीं पर सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण होता है। आहार नाली में किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? भोजन का अधिकतम अवशोषण छोटी आंत में। कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। भोजन का पचना भी सबसे ज़्यादा छोटी आंत में, भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में, और जल का अवशोषण भी सबसे ज़्यादा कहाँ? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लैक्टोज किससे बनता है? लैक्टोज है वो ग्लूकोज और ग्लेक्टोज, लैक्टोज है ग्लूकोज और ग्लेक्टोज से बनता है। आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नली का सबसे लंबा भाग है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत्र है, क्षुद्रांत्र वो क्या है? आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। विभिन्न स्तरों पर भोजन और भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रण करता है? ये करता है श्रवणी पेशियाँ। श्रवणी जो पेशियाँ हैं वो क्या करती है? कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन क्रिया यहाँ संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? एंजाइम के द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की प्रक्रिया तो कहाँ होती है? छोटी आंत में। लेकिन एंजाइम के द्वारा
जो पाचन की क्रिया होती है वो होती है ग्रहणी में। किस में होती है? ग्रहणी में। कौन लार ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन लार ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि होगी तो वो लारमी होगी, कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजंग, अधिजीवा, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि और अपने मुख से कोई संबंध नहीं है लार से, तो पीयूष ग्रंथि हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नस्य द्वारा स्रावित नहीं होता है? अग्नस्य में देखो एमिलेज, ट्रिप्सिन और रेनिन और लाइपेज। तो आपको पता है एमिलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज तो, लेकिन रेनिन नहीं होता है। रेनिन जो होता है वो यहाँ नहीं होता है, अग्नस्य से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने वाला पेप्सिन कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम होता है। आगे चर्चा करें तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से होता है? डिहाइड्रेशन मतलब जल की कमी। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? अम्लीय श्रवण है जठर की। किसकी विशिष्टता? अम्लीय श्रवण है जठर रस होता है उसकी विशेषता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है? अमाशय में कौन सा अम्ल रहता है? हाइड्रोक्लोरिक। कैसा रहता है? हाइड्रोक्लोरिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज। अंतिम उत्पाद क्या होता है स्टार्च में? ग्लूकोज। और स्टार्च का उत्पादन कहाँ होता है? लार में। स्टार्च का उत्पादन कहाँ होता है? लार में, एमिलेस एंजाइम के द्वारा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वो है यकृत, लीवर। लीवर क्या करता है? जब ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को क्या कर लेता है? जमा कर लेता है। जब जरूरत होती है तो उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रिलीज कर देता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। मनुष्य, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग क्या है? उपापचयी अंग क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टाइलिन अमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता क्योंकि ये हो जाता है, ये क्या हो जाता है? टाइलिन है अमाशय की उपस्थिति में कार्य नहीं करता क्योंकि एचसीएल की उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है। अमाशय में क्या है? एचसीएल हार्मोन जो एचसीएल जो द्रव्य स्रावित होता है तो टाइलिन वहाँ पे कार्य कर नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जल का सर्वाधिक अवशोषण किस में होता है? अभी आपको बताया था कि छोटी आंत में भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है, वहीं से सबसे ज़्यादा पाचन होता है, और जल का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पाचक, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम में नहीं है? पेप्सिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है, एमिलाप्सिन एंजाइम है, लेकिन इंसुलिन के एंजाइम है क्या? इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनाए रखने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? प्रोटीन है किस में बदल जाता है? इम्यूनो अम्ल में। किस में बदल जाता है? इम्यूनो अम्ल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित ग्रंथियां है। अमाशय जो ग्रंथि है उसकी पेप्सिन स्रावित ग्रंथियां कौन सी है? वो है मुख्य कोशिका। क्या होती है? मुख्य कोशिका। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मुख्य कोशिका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पेप्सिन स्रावित जो ग्रंथि है मुख्य कोशिका हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण पाचक एंजाइम का श्रवण किसके द्वारा होता है? पूर्ण पाचक एंजाइम के द्वारा किसका होता है? अग्नस्य द्वारा। क्या हो जाता है? अग्नस्य द्वारा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है? उत्सर्जी अंग कौन सा है? फेफड़े उत्सर्जी अंग है, त्वचा भी है, वृक्क भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। उत्सर्जी अंग और उनके कार्य एक बार देख लेते हैं। नाइट्रो जो किडनी है, वृक्क है, वृक्क, किडनी और गुर्दे एक ही नाम है। ये गुर्दे, वृक्क और किडनी तीनों एक ही चीज़ें हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ जल की अतिरिक्त मात्राएं टॉक्सिन को शरीर से बाहर से निकालती है। त्वचा, स्किन के जल, खनिज लवण, स्वेद, स्वेद जो पसीना होता है उसकी बात कर रहे हैं, और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन अपशिष्ट को बाहर निकालती है। फेफड़े क्या करता है? CO2 और जल को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। CO2 और जल को जल वाष्प के रूप में कौन बाहर निकालता है? लंग्स, फेफड़े।
अंतर इंटेस्टाइन अनपच्य और अन्य उत्सर्जित पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? अंतर इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन। पांचवा जो है यकृत या लीवर, यकृत या लीवर है, ये अमोनिया को यूरिया में बदलना, अमोनिया को यूरिया में बदलना, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्सर्जन एक क्या है? उत्सर्जन एक जैविक क्रिया है। क्या है? एक जैविक क्रिया है। पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर का ताप का नियंत्रण, शरीर में जल की मात्रा संतुलन, शरीर का जल की मात्रा संतुलित करना। तो शरीर का जो तापमान है उसका नियंत्रण करने का कार्य किसका है? पसीने का है। पसीना क्या करता है? पसीना त्वचा को साफ करता है, शरीर के तापक्रम को कम करता है, उत्सर्जक निकालता है, अधिक पानी की मात्रा को निकालता है। देखो, अधिक पानी की मात्रा को निकालता है, उत्सर्जक निकालता है, ये भी सही है। शरीर के तापक्रम को सही करता है, ये भी सही है। लेकिन त्वचा को साफ पे पसीना नहीं करता है। तो हमारा जो गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखते हैं ऑप्शन कैसे दे रखे हैं इसके। ऑप्शन दे रखे हैं ABCD में दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन देखो A नहीं होगा, BCD ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, वर्क जो किडनी है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? वो है वर्क नलिका, वर्क नलिका। और इसी को नेफ्रॉन भी कहते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, वर्क नलिका, इसको नेफ्रॉन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? जो किडनी है उसका कार्य कौन सा नहीं है? देखो, रक्तचाप का नियमन तो है ही है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का स्राव नहीं है, मूत्र का निकलना है, शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का स्रावित जो किडनी नहीं करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? गुर्दे का जो रोग होता है वो केडियम के कारण है। क्या होता है? केडमियम है, उसके कारण प्रदूषित होता है गुर्दे का रोग। और ऐसे भी याद रख सकते हो, किडनी, किडनी और कैडमियम, किडनी और कैडमियम किसके द्वारा? किडनी रोगग्रस्त होती है कैडमियम के द्वारा। गुर्दे किडनी का क्रियात्मक यूनिट क्या है? आपको अभी बताया था, नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम की मौजूदगी से। किसकी मौजूदगी से? यूरोक्रोम की मौजूदगी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य की जो मूत्र की pH क्या होती है? वो होती है 4.5 से 8 pH, 4.5 से 8 ये रेंज होती है। 4.5 से 8 जो pH होती है, क्या होती है? रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूत्र में तीव्र गंध किसके कारण आती है? वो आती है यूरिया के कारण या अमोनिया के कारण? अमोनिया के कारण आती है। किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है। अमोनिया है उसके द्वारा उसकी उपस्थिति होने के कारण जो मूत्र है उसमें तीव्र गंध आती है। उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति क्या है? उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति है यूरिया उत्सर्जित। कैसी है? यूरिया, यूरिया उत्सर्जित मानव प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो यहाँ देखो ऑप्शन देखो कैसे दे रखे, बहुत क्लोज दे रखे, यूरिक अम्ल और यूरिया उत्सर्जित। तो यूरिक अम्ल है उसका हमारे शरीर में एक जगह जमा होता है यूरिक अम्ल का, न कि उसका उत्सर्जन। कभी उत्सर्जन नहीं होता है, यूरिया है उसका उत्सर्जन अवश्य होता है। और यूरिक अम्ल की जमाव के कारण वहाँ उस स्थान पर क्या हो जाती है? दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? बोमन स्पुट में। ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? बोमन स्पुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेलने का लूप पाया जाता है। हेलने का लूप कहाँ पाया जाता है? किडनी के अंदर, वर्क के अंदर हेलने का लूप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो त्वचा निम्न में से पसीने के रूप में उत्सर्जित क्या करती है? क्या करती है? नमक को भी करती है, यूरिया को भी करती है, लैक्टिक अम्ल को भी करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। पसीने के रूप में नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल और जल, सब इस प्रकार के कारकों को क्या करती है? त्वचा पसीने के रूप में बाहर निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से प्राथमिक लैंगिक, ये क्वेश्चन है, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं? तो वर्षण है। वर्षण है क्या? वर्षण कोष, अंडाशय और वर्षण। वर्षण कोष तो द्वितीयक अंग है। प्राथमिक है अंडाशय और वर्षण दोनों है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे से हो जाएगा, अंडाशय और वर्षण क्या है? प्राथमिक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने का? अपोहन क्या होता है? अपोहन होता है डायलिसिस। डायलिसिस जो गुर्दे यदि खराब हो जाएं, तो किडनी जो खराब हो जाए तो खून को चेंज करने की क्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। अपोहन, डायलिसिस रक्त शोधन की एक क्रिया है, रक्त साफ करने की एक क्रिया अपोहन है, उसे डायलिसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य में जैविक घड़ी कौन सी है? जैविक घड़ी क्या होती है? पीनियल बल्ले। क्या होती है? पीनियल बल्ले। आगे हम बात करें तो
ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी कौन सा है? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, देवरक ग्रंथि, पीनील ग्रंथि। क्या है? पीनील ग्रंथि है, वो दैनिक लय के नियमन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन है क्या? एक शर्करा है, एमिनोमल है, एस्टर पेप्टाइड है? ये कैसा है कि एमिनोमल है। कैसा एमिनोमल है? ये एमिनोमल है। निम्नलिखित में से कौन सा दोनों बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो ये कौन नहीं करता है अंतःस्रावी बहिस्रावी के लिए? पीयूष। पीयूष जो ग्रंथि है वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य नहीं करता है। और ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। और इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन को स्रावित करती है? दूध निष्कासन हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। उसका निष्कासन कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। तो दो क्वेश्चन बन गए। एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस है? दूध स्रावित हार्मोन है, उसका श्रावण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये तो अभी आपको पता है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती है? देखो, वर्दी हार्मोन पीयूष ग्रंथि करती है, वेसोप्रिन ने ये भी करती है, प्रोलैक्टिन ने ये भी करती है, लेकिन मेलेटोनिन नहीं करती है। मेलेटोनिन ने नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? एड्रीनलिन जो हार्मोन है उससे हृदय की गति बढ़ जाती है, उत्तेजना का अनुभव होता है। और ये कैसा है? ये करो या मरो हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? करो या मरो हार्मोन है। और इसे जीवन रक्षा हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? ये एड्रिनल हार्मोन को क्या कहते हैं? आपातकालीन। अभी आपको बताया आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, क्रोमर हार्मोन कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन पुट्टिका के द्वारा। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है जो महिलाओं से संबंधित होता है, मदर से संबंधित होता है, वो है पुट्टिका के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, इसे स्त्रीलिंग हार्मोन भी कहते हैं। एस्ट्रोजन को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये यहीं पे क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? कौन सा है? एस्ट्रोजन। अभी बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवर ग्रंथि। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि कैसी है? बहिस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी जो ग्रंथि है मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है कि नहीं है? लाड़ बाह्य, यकृत बाह्य, क्रलमाइल, इसका कोई लेना देना नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल ग्रंथि थायराइड का कार्य क्या है? थायराइड का कार्य क्या है? उपापचय का नियंत्रण। उपापचय है उसका नियंत्रण, मैकेनिज्म जो हमारा है शारीरिक मैकेनिज्म, उसका नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन T4 तक ट्राईआइडोथायरोनिन के अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन इसके अलावा स्रावित है? कैल्सीटोनिन। क्या है? कैल्सीटोनिन। तो थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि है वो 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। कौन कौन से? कैल्सीटोनिन एक, थायरोक्सिन एक, ट्राईआइडोथायरोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? बताइए। अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कौन सी होती है? आउटू ग्रंथि भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव जो शरीर होता है उसमें सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय वो मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? इंसुलिन का उत्पादन कौन करता है? अग्नाशय करता है। कौन करता है? अग्नाशय करता है। इंसुलिन का हार्मोन है उसका उत्पादन कौन करता है? अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस हार्मोन की कमी से शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा हार्मोन फर्स्ट प्रकार के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है?
बताइए। तो अल्प मात्रा में, अपर्याप्त मात्रा में एक तो इंसुलिन एक ग्लूकागॉन, दोनों की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय किसे स्रावित करता है? अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चनों की चर्चा करें तो मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण कहाँ होता है? इंसुलिन का संश्लेषण होता है अग्नाशय के द्वारा। कहाँ होता है? अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का स्रावित करते हैं, कौन स्रावित करते हैं? इंसुलिन हार्मोन को कौन स्रावित करते हैं? बताइए। अग्नस जो लैंगरस द्वीप है उसकी बीटा कोशिकाएं क्या करती है? देखो, लैंगरहैंस जो है उनकी बीटा कोशिकाएं, एक तो अल्फा होती है, एक बीटा होती है, एक गम्मा होती है। तो अल्फा बीटा और लेमडा ऐसा कुछ नाम है उसका, अल्फा बीटा लेमडा कुछ है, लेकिन बीटा जो कोशिका याद रखनी है, लैंगरहैंस जो द्वीप कोशिकाएं, ये किसमें पाई जाती है, किसके द्वारा स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु है? इंसुलिन है उसमें कौन सी धातु में पाई जाती है? वो है जस्ता। कौन सी पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता। अब हमें क्या करना है? मैच करना है। मैच करना है तो लैंगरहैंस द्वीप है, लैंगरहैंस द्वीप है वो क्या है? लैंगरहैंस द्वीप क्या है? इंसुलिन को स्रावित करती है। तो पहले में क्या हो जाएगा? 4। तो इसमें 4 है और इसमें 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए और 4 नहीं होगा। 2 और 3 की बात करें तो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि क्या करती है? वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। वो 3 और 3 दोनों में सेम हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, थायराइड ग्रंथि क्या करती है? थायराइड ग्रंथि क्या करती है? बताइए। कैल्सिट्रॉन, थायराइड ग्रंथि कैल्सिट्रॉन को स्रावित करती है, आपको पहले ही बताया गया। तो ऑप्शन नंबर तीसरे में 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। बचा एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि एपिक्रोन को स्रावित करती है। किसको स्रावित करती है? एपिक्रोन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा 3 नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की बात करें तो यदि लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देते तो क्या होगा? क्या होगा? ये है डायबिटीज मलिटस, डायबिटीज मलिटस, डायबिटीज मलिटस क्या हो जाएगा? बीटा कोशिकाओं को नष्ट करने पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्दी हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वर्दी जो हार्मोन उसका स्रावन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। वर्दी हार्मोन उसका दूसरा नाम क्या है? समेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या है? समेटोट्रोपिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है? जो लीवर है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, यकृत है, इसका दूसरा नाम जिगर भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पीनियल जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करें तो कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? मानव जो शरीर है उसमें न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा नहीं है? बोमन कैप्सूल। कौन सा नहीं है? बोमन कैप्सूल नहीं है। और बच्चे हुए देखो कौन कौन से हैं? सेल बॉडी, साइटन है, डेंड्राइट है, एक्सोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर का ताप स्थायी थर्मोस्टेट स्थित होता है। थर्मोस्टेट, थर्मो जब ताप की बात आए तो ताप की बात है तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसर्त अंडों की संख्या कितनी होती है? तो एक मासिक धर्म चक्र के अनुसार निःसर्त अंडों की संख्या होती है 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, घींगा निम्नलिखित में से किसी कमी के कारण होता है? घींगा होता है आयोडीन की कमी के कारण। क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? बताइए। एड्रिनल ग्रंथि। कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती है? पीयूष ग्रंथि है मस्तिष्क के आधार में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मनुष्य की सभी उपापचय क्रियाओं के नियंत्रण के कारण अंतःस्रावी ग्रंथि का पेसमेकर कहते हैं? तो पेसमेकर किसको कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? बताइए। नलिका रहित ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां है वो नलिका रहित है, और बाह्यस्रावी जो ग्रंथि है नलिका युक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
किस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है? ये होता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो हार्मोन है उसकी कमी से क्या हो जाता है? टिटेनी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन है, मानव नरलिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। और मादा जो लिंग हार्मोन है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आगे क्वेश्चन की चर्चा करें। संपूर्ण रुधिर है, संपूर्ण रुधिर क्या है? प्लाज्मा और प्लेलेट्स, प्लाज्मा कणिका, प्लाज्मा प्लेलेट्स, प्लाज्मा कणिका, सीरम और कणिकाएं। तो सीरम कणिका नहीं, एक तो प्लाज्मा और एक कणिका है, दोनों मिलकर क्या बनाती है? संपूर्ण रुधिर बनाती है। नेक्स्ट जो करें बात क्वेश्चन की, मानव रुधिर का पीएच कौन सा है? मानव जो रुधिर है उसका पीएच कौन सा होता है? 7.4, 7.4। अर्थात एक ऐसा मानव शरीर, मानव जो रुधिर है वो कैसा? क्षारीय प्रकृति का। कैसा प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति है उसकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? रुधिर का जो द्रव्य भाग है वो क्या कहलाता है? बताइए। सीरम, लसिका, प्लाज्मा। जो द्रव्य भाग है वो कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे बड़ा श्वेताणु, श्वेत रुधिराणु क्या है? श्वेताणु कौन सा सबसे बड़ा? बताना हमें। यह मोनोसाइट। ये सभी कैसे हैं? WBC है। सभी जो हैं वो WBC है, WBC है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट और एरिथ्रियोसाइट है। तो सबसे बड़ी जो लिम्फो ग्रंथि है वो कैसी है? मोनोसाइट है। कैसी है? मोनोसाइट है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रभावी कैसी, कौन सी? WBC और लिम्फोसाइट है, जो रोगों से में रक्षा करने में प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? तो जो वो क्या, कौन सी होती है? लसिका कोशिकाएं। कैसी होती है? लसिका कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमें ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो उस ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए RBC की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा, स्प्लीन प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वयस्क के जो पुरुष है उसमें RBC की सामान्य संख्या कितनी होती है? 5 मिलियन, लगभग 5 मिलियन, या इसी बात को हम बोलें 45 से लेके 55 लाख, 45 से 55 लाख, या इसको लगभग माने तो 5 मिलियन के पास। तो रेंज में देखें तो 45 से 55 लाख, और इसे मिलियन में देखें तो 4.5 से 5.5 लाख होती है, लेकिन 5.5 लाख अपने को 5 लाख इसका औसत रखना है याद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में कितनी होती है? तो लाल RBC की आयु कितनी होती है? 120 दिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है श्वेत रक्त कणिका नहीं है? WBC नहीं, ये बताना हमें। तो इसके ऑप्शन देखें तो देखो, पहला है बी लिम्फोसाइट है, बिंबाणु है क्या? बिंबाणु। बेसोफिल है क्या? मोनोसाइट। आपको बताया था लिम्फोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट और एक एरिथ्रोसाइट। ये कैसे है? ये WBC है। बिंबाणु नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव से रक्त का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है? लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार की प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ, जो रक्त है उसमें पाया जाने वाला एक पदार्थ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? रक्त कणिकाओं में, रक्त रुधिर प्लाज्मा में, रक्त कणिकाओं में, ये रुधिर कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में। तो RBC में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो दोस्तों हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस प्रकार के सेशन से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यदि ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।